हाँ जी, लाइव हो गया। डॉक्टर मुजीब, आप उसके शेयर कर लें लिंक शिंक। अस्सलाम वालेकुम। आई एम कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अनम महमूद। और आज हम लोग टेलीपोली क्लिनिक पे के प्लेटफॉर्म से, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि सीरीज ऑफ लाइव सेशन करते रहे हैं, पहले भी प्रीवियसली भी। और अब जो है हमारा जो प्रेजेंट आज का टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जो कि अगर पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं तो इस पे अक्सर जो है ये चीज़ इग्नोर की जा रही है, और इस वाले टॉपिक पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है, और लोग बाहर के खाने, और अक्सर हम लोग देखते हैं जनरली डिजीज जो रिपोर्ट होती हैं, लाइक पेट की बीमारियां हो रही हैं और डायरिया, इस तरह की बीमारियां, इन पे बहुत ज़्यादा बात होती है। बट ये जो खाने खा रहे हैं, जो उसका मेन एक पाथवे है, जो ट्रैक है जिसके थ्रू हम लोग वो फूड लेकर जा रहे हैं, वो एक जो कि हमारी ओरल हेल्थ है। तो ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और लोगों के समझने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके बारे में, इसकी हाइजीन के बारे में, इसकी किस तरह से हाइजीन मेंटेनेंस इम्पॉर्टेंट है, इस सब पे बात करना। दूसरा, ओरल हाइजीन के मुतालिक काफी ज्यादा मिथ्स हम लोगों को सुनने में मिलती हैं, जैसे कि डिफरेंट टोटकाज यूज कर रहे होते हैं लोग इसके लिए। तो मुझे लगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग जैसे कि टेलीपोली क्लिनिक में डेंटिस्ट से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेरीज हमें आती हैं, तो हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर आज मौजूद हैं, वो भी इस हमारे टॉपिक से रेलिवेंट, हम लोग उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सारंग सुरेश, जो कि कंसल्टेंट डेंटल सर्जन है, उनको वेलकम करती हूँ उनके टाइम के लिए, कि वो हमारे साथ इस अवेयरनेस टॉपिक के लिए आज आए और हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारंग। वालेकुम सलाम मैडम अनम। जी। अच्छा, तो इसमें मैं सबको, देखने वालों को ये पहले बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग ये जो हमारे टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है कि ओरल हाइजीन से मुतल्लिक आप लोग कोई सवाल लाइव सेशन में पूछना चाहें, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो कि आप लोग जर्नली देखते हैं कि डेंटल इश्यूज के मुतालिक जो कि मिथ्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मली यूज होती हैं और लोग उनको नॉर्मली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप लोग उसके बारे में किसी मिथ की कंफर्मेशन के लिए हमारे स्पीकर से कोई भी सवाल पूछना चाहें, तो वो आप नीचे कमेंट में करें, और इंशाल्लाह हम लोग इसकी ट्राई करते हैं कि आप लोगों को लाइव सेशन में इसका आंसर पूछ के दें। ठीक है, तो जी, तो डॉक्टर सारंग, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहीं से करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताएं कि ये जो डेंटल हाइजीन है, इस ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप क्या समझते हैं एज अ डेंटल सर्जन के इसके बारे में अवेयरनेस सेशन होना कितना ज्यादा जरूरी है। जी मैडम, मैं एक आसान सा मिसाल दे दूं एक आम लोगों के लिए कि हमारा जैसे बॉडी है, जिस्म है, और हमारा मुंह तो जैसे घर का एक दरवाज़ा होता है। और अगर आपके दरवाजे के बाहर या दरवाजे के पास ही अगर आपके पास कचरा जमा हुआ है, तो जो भी अंदर आएगा वो आपको कचरा लेके अंदर आपका घर खराब करता रहेगा। तो मुंह की हेल्थ और ओरल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताऊं, उसकी भी इस किस्म की इम्पोर्टेंस है कि आपकी अगर ओरल हेल्थ सही नहीं है तो आपके काफ़ी जिस्मानी मसाइल, काफ़ी बीमारियां उसमें से हो जाती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, आपकी डायबिटीज़ ओरल हेल्थ अगर आप डिस्टर्ब है तो डायबिटीज़ उसमें हो जाती है, आपका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और और कुछ दिल की बीमारियां और भी इस ओरल हेल्थ की खराबी की वजह से होती हैं। इस वजह से उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर के दरवाजे को साफ नहीं रखेंगे तो पूरा जो भी अंदर आएगा, आप अपने घर के बंदे ही अंदर आएंगे तो वो घर अपना खराब करते रहेंगे, तो आपकी अपनी बॉडी भी खराब करते रहेंगे। तो ये इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ओरल हेल्थ की अवेयरनेस की, तो कैसे उसको साफ रखा जाए, कैसे दूसरी बीमारियों से बचा जाए। जी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह से आपने बात की कि फूड की चॉइसेस,
तो फूड की चॉइसेस में आपके अकॉर्डिंग लाइक एज अ डेंटिस्ट आपकी क्या सजेशंस हैं कि हम लोगों को फूड किस तरह से चूज करना चाहिए जो कि हमारी ओरल हेल्थ को भी सही रखे, या अगर इन केस हम लोगों ने कोई ऐसी फूड आइटम यूज कर ली तो उसके बारे में क्या ऐसी टिप्स हैं जो कि हम लोगों को उसके आफ्टर इमीडिएटली करनी चाहिए? जी, एक सिंपल टिप तो ऐसे ही दूंगा कि आप वो खाना खाएं, वो जो भी चीज़ आप खाएं जो आपके दांतों पे चिपके नहीं। जो चिपकने वाली चीज़ होती है वो आपके दांतों पे काफ़ी टाइम पे ज़्यादा रहेगी, फिर कीड़ा लगना वहाँ पे शुरू हो जाएगा और दांत खराब हम्म होना, सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे किस्म की जो भी चीज़ें चिपक रही हों और वहाँ से नहीं साफ हो रही तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, ये हम्म काफ़ी हमारे यहाँ कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, आप मीठा खाएं, लेकिन अगर हद से ज्यादा खाएंगे। और दूसरी बात, मीठा अगर आपको खाना है तो कोशिश करें सिर्फ खाने के टाइम पे खाएं, क्योंकि जितना हम्म आप दिन में 4 या 5 मरतबा मीठा खाते जाएंगे या कुछ भी खाना भी खाते जाएंगे तो टेम्पररी जो एक एसिड बनता है हमारे दांतों को गालने के लिए, तो वो बार बार हम्म बनता रहेगा। और खाने के बाद जो एक एसिड जो नॉर्मल बनता है वो 30 या 40 मिनट के बाद आपका कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस हम्म बीच में अगर आपने कुछ खाना वगैरह खाया दोबारा से या कुछ मीठी चीज खाई तो वो उसकी साइकिल और बढ़ती जाएगी और फिर ये कीड़ा लगता जाएगा। तो यही है सजेशन, जो भी चीज खाएं दांत के ऊपर चिपकने ना दें। आप बेशक मीठा खाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन दांत के ऊपर अगर रखेंगे वो वहां पे रहेगा तो वो उसको सड़ेगा, खराब करेगा। सही सही। अच्छा, एक ये चीज जैसे आपने बात की ना कि दांतों के ऊपर कुछ चिपकने ना दे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम लोग बच्चों के केसेस में देखें, जैसे कि वो लोग कोई कैंडी खा ली, चॉकलेट्स खा ली, या इस तरह की उनकी नॉर्मल ये चीजें हैं जो कि वो खाते हैं, और जाहिर सी बात है इन चीजों से उनको ज्यादा देर तक अवॉइड नहीं करा सकती, लाइक मदर्स जितना मर्जी भी ट्राई कर लें, बट बच्चे उस एज में वो चीजें खाना जारी रखते हैं। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि बच्चों की जो ओरल हाइजीन है उसके बारे में क्या कोई स्पेसिफिक उनको रेमेडीज या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर बच्चे ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होनी चाहिए, या उनको अवॉइड कराने की, या अगर कर ली यूज तो बाद में उसकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? जी, बच्चों के लिए ये है कि एक तो बात ये क्लियर कर लें कि बच्चा जब तक 6 से 7 साल का नहीं हो जाता या अपना नाम ढंग से क्लियर नहीं लिख पा रहा या अपने शू हम्म लेसेस नहीं बांध पा रहा तो वो समझ लें वो अपनी ओरल हेल्थ या ब्रश भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पहले तो ध्यान में रखनी है कि जब 7 साल तक या जब बच्चा अगर अपने हाथ के कंट्रोल मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पा रहा है तो ब्रश कर पाएगा। तो हम्म बच्चे खाते हैं काफ़ी ये चीज़ चॉकलेट खाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का ये एक है कि वो उनके दांत को साफ करें। और दांत को साफ ये है कि हम्म हर कोशिश करें कि सुबह नाश्ते के बाद ब्रश उनको करवा के स्कूल वगैरह भेज दें या सारा दिन खेल कूद करें। और रात को हम्म सोने से पहले वो तो उनको मैंडेटरी करना पड़ेगा। तो ये चीज बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 7 साल तक उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। जैसे वो दूसरी चीजें उनके बच्चों को करवाते हैं, नहाते भी वो उनके पेरेंट्स हैं, खाना उनके पेरेंट्स खिलाते हैं, लेकिन ब्रश के मामले में या सफाई के मामले में वो छोड़ देते हैं कि बच्चा खुद करेगा। अब बच्चा हम्म डर के मारे सिर्फ आगे वाले दांत को तो चलो कर देता है, लेकिन जहाँ पे कीड़ा ज्यादा लगता है वो पीछे वाली दाढ़ें होती हैं, हम्म। तो वो आपकी जल्दी खराब हो जाती है। तो ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। चॉकलेट वगैरह जो भी है मीठा खाएं, लेकिन सिंपल सी ये है कि दांत के ऊपर रखने ना दें, उनके मुंह की सफाई कर दें। बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उनके खाली ब्रश ही उनके घुमा दें ताकि वो चिपके ना और वो फिर कीड़ा लगने से बच सकते हैं। ठीक हो गया। जी। अच्छा, एक ये वाली चीज भी थी कि जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं, अब आपका मुझे इसमें ओपिनियन चाहिए होगा, कि ओनली जो है वो शुगर कोटेड आइटम्स या जिनमें कोई चीनी या मीठी चीजें वो कैविटीज कराती हैं दांतों में। तो इसमें कितनी रियलिटी है इस चीज में? देखें, मीठी चीजें एक कीड़े के लिए जो जरासीम होता है उसके लिए तो वो बेस्ट है, लेकिन आजकल को एक तो रिफाइंड शुगर्स हमारे यहाँ बढ़ गई हैं हमारे कंट्री में, उस पर कंट्रोल नहीं हो हम्म रहा। हर चीज में रिफाइंड शुगर्स आ रही हैं। तो अगर हम्म एक्सेस में अगर हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप मीठा खा लें,
फ्रूट हम्म कोशिश करें, अगर आपको मीठा चॉकलेट वगैरह बीच में, अगर आप चलो, काफी लोग कहते हैं कि हम खाना खाते हैं उसके बीच में कहीं वर्क करते हैं तो भूख लगती है, तो कोशिश करें जो हम्म रिफाइंड चीजें हैं या कन्फेक्शनरी वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करके आप फ्रूट खा सकते हैं। मीठी चीजें में ये चीज कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। अचानक से तो कोई चेंज नहीं कर पाता, ये तो एक नॉर्मल है, हम भी नहीं कर पाएंगे एक रूटीन कोई चीज एक काफी टाइम से खा रहे हैं। तो आराम आराम हम्म से चेंज करें। किसी दिन अगर आपने 3 चॉकलेट खाए तो 2 चॉकलेट कर लें, एक फ्रूट ऐड कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मॉडिफाई करते जाएं और उससे काफी बेहतर हो जाएगा। और रिफाइंड शुगर्स को, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें और जो नेचुरल मीठी चीजें हैं वो आप उनकी तरफ चले जाएं। ठीक हो गया। ये आपने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किया है, तो सुनने वाले जो भी देख रहे हैं हम लोगों को, तो उनके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टिप ये डॉक्टर सारंग ने दी है। अच्छा, इसमें एक ये भी देखा जाता है कि जब कुछ ऐसा खा लेते हैं, लाइक कोई भी खाना खाने के बाद आप क्या समझते हैं कि उसके फौरन ही बाद, लाइक उसी वक्त हम लोगों को ब्रश करना चाहिए, या ब्रश करने का भी एक स्पेसिफिक टाइम है? बाज लोग ऐसे करते हैं कि खाने के फौरन बाद से, या जी दिन में 4-5 बार भी कर रहे होते हैं, बट स्टिल उनको ओरल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या सजेशन है कि क्या करना चाहिए? देखें, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जब आप कुछ भी खाएंगे तो उसके खाने के फौरन बाद एक नेचुरल तेजाबियत या एक लिक्विड बन जाता है जो नॉर्मल दांतों को गल देता है। तो अगर खा और उसको 30 से हम्म 40 मिनट लगते हैं वापस न्यूट्रल होने में, उसको स्टेबल होने में। तो अगर आप हम्म कुछ खाना खाया, वो टेम्पररी आपका एक दांतों के ऊपर एसिड बन जाता है जो नेचुरल एसिड होता है। वो हम्म खानों जो भी चीज हमने खाई है उसको गलने के लिए मदद करता है, लेकिन कुछ अगर ज्यादातर वो रहेगा तो फिर दांतों को भी गलता रहेगा। तो हम्म जब खाना खाएं, खाने के तकरीबन 30 से 40 के मिनट के बाद आप ब्रश करें। और काफी लोग, हमारे पास भी क्लिनिक में पेशेंट आते हैं कि यार डॉक्टर साहब, हमने 3 से 4 बार ब्रश करते हैं फिर भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो उसका सिंपल से हम्म मिसाल ये दूं कि ब्रश की जो बेस्ट टेक्निक है, सुबह नाश्ते के बाद आप ब्रश करके आप चले जाएं, अपना सारा दिन काम काज करें, हर चीज करें, और रात को जैसे ही सोएं, सोने से पहले ब्रश करके सो जाए, क्योंकि रात को तो आपने कुछ खाना है नहीं, तो सुबह उठ के ब्रश करने की हम्म जरूरत नहीं होती। हम जब भी कुछ चीज करते हैं, खाना वगैरह खा के फिर हाथ धोते हैं, कोई भी चीज ऑलरेडी अगर साफ हो तो उसको यूज करके फिर साफ धोते हैं। तो दांत का भी ऐसे, हम्म रात को अगर आपने ब्रश करके सोए हैं तो सुबह उठ के मुंह साफ करके आप नाश्ता वगैरह हर चीज करके आप ब्रश करके निकल जाएं अपने काम पे। सारा दिन आपका वो ना एसिड वहां पे रहेगा, ना खाना चिपका हुआ रहेगा पूरे दिन भर में। हम्म तो वो उससे आप बच सकते हैं, तो ये चीज करनी है। और दूसरा, दांत के हर तरफ से ब्रश करना है। वो मैटर नहीं करता आप पेस्ट कौन सी यूज करते हैं, ब्रश कौन सा यूज करते हैं, ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। चले एक मिसाल देता हूँ। मोस्टली फीमेल पेशेंट्स को हमारे यहाँ जो आती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, तो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर आप घर का काम करती हैं या झाड़ू पोछा लगाते हैं घर का, तो वहां पे आप, ये मैटर नहीं करता कि आप झाड़ू कौन सा यूज कर रही हैं या साफ करने के लिए केमिकल कौन सा यूज कर रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से हर जगह से लगा रही हैं तो आपका वो घर साफ रहता है। तो मैं यही मिसाल दूंगा कि ब्रश दांत के हर तरफ से करें, कोई भी जगह नहीं छोड़ें। वो चीज करनी है सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले, ये इतनी सिंपल सी चीज करनी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुरेश, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसिफ अली हैं। वो कह रहे हैं कि सर मुझे ये बता दें कि बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है, बच्चों के लिए कौन सा है और बड़ों के लिए कौन सा है। और सेकंड, इन्होंने ये चीज, मतलब इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो इन्होंने बड़ों के लिए और बच्चों के लिए टूथपेस्ट की चॉइस पूछी है, और सेकंड थर्ड इन्होंने ये पूछा है कि मैं अक्सर जब सुबह के वक्त उठता हूँ तो मेरे मसूड़ों से खून आता है और मुझे ठंडा गर्म भी काफी चुभता है। तो इसके लिए आपका सजेशन क्या होगा? जी, तो इनके मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर लाइन बाय लाइन दे रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि टूथपेस्ट कौन सा बेस्ट है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि पेस्ट आप मार्केट से कोई भी ले लें। एक तो पेस्ट के 2 किस्म के होते हैं, एक मेडिकेटेड पेस्ट होती है, एक नॉन मेडिकेटेड पेस्ट होती है। एक जो मेडिकेटेड पेस्ट होती है वो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, आप रूटीनली यूज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ काफी मिसकॉन्सेप्शन है कि जो मेडिकल स्टोर से या पेस्ट हैं जो एडवर्टाइजमेंट में किए जा रहे हैं गम ब्लीडिंग के लिए, दांत की झंझनाहट खत्म करने के लिए और दांत को सफेद करने के लिए, तो रूटीनली वो पेस्ट अपनी यूज करते हैं। तो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि ना करें जब तक आपको कोई डॉक्टर एडवाइस ना करे।
और उसके अलावा नॉर्मल जो नॉन मेडिकेटेड पेस्ट है मार्केट में आपको काफ़ी मिल जाएंगी, उससे इतना पेस्ट से बेटर नहीं करता। आप ब्रश अगर प्रॉपर तरीके से हर जगह से करेंगे तो आपके दांत क्लीन भी रहेंगे और कीड़े से भी बचते रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए एक तो स्पेसिफिक पेस्ट आती है, 6 से 7 साल तक वो फ्लोराइड लेवल चेक करते हैं हम, कि 7 साल के हम्म जो कम बच्चे हैं तो हम उसमें तकरीबन 1500 1450 फ्लोराइड पीपीएम की फ्लोराइड लेवल से कम उनको देते हैं। तो वो काफी उसमें रिकमेंडेड पेस्ट आती हैं। वो तो मैं नाम यहाँ पे नहीं लिखता क्या, क्योंकि वो कॉपीराइट पर इशू हो जाएंगे, तो वो आप किसी क्लिनिशियन से मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही जा रहे हैं तो देखें कि 1450 पीपीएम फ्लोराइड से कम की वो पेस्ट हो, वो 7 साल से कम बच्चों को देख सकते हैं। लेकिन 7 साल के बाद जो नॉर्मल पेस्ट है आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चों को। दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि मसूड़ों से खून आ रहा है, तो ये देखिए मसूड़ों से खून आना एक नॉर्मल चीज नहीं होती। हमारे यहाँ काफी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि मसूड़ों से खून आना या ब्रश के वक्त या थूक में खून आना ये नॉर्मल चीज है। तो ये नॉर्मल चीज नहीं रही। जब भी आपको मसूड़ों से खून आए, समझिए आपको जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, जो गोश्त चढ़ा हुआ है दांतों के ऊपर, तो उनमें कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं जब तक मामला बढ़ ना जाए, दर्द ज्यादा ना हो जाए, तब तक किसी क्लिनिशियन के पास नहीं जाते। तो थोड़ी बहुत भी अगर कहीं से खून आ रहा है, कि खून नॉर्मल चीज नहीं है, कहीं भी एक जिस्म से किसी जगह से खून आ जाए तो आप चले जाएंगे किसी ना किसी डॉक्टर के पास। लेकिन आपके से खून आ रहा है तो वो आप विजिट करें क्लिनिशियन को, डेंटिस्ट को विजिट करें। और उसका जो सबब है वो डिफरेंट सबब होते हैं। मसूड़ों की बीमारी होती है, दांत में इन्फेक्शन आ जाता है, तो काफी उसके रीजंस होते हैं जिसमें मसूड़ों से खून आता है। और ठंडा गर्म की जो पहली निशानी है कि जब आपको कीड़ा शुरू में लगता है तो ठंडा गर्म आपको लगना शुरू हो जाता है। कि नॉर्मल एक ठंडा गर्म किसी एक जगह पे या एक साइड पे लग रहा है तो मोस्टली कीड़े की वजह से होता है। और अगर आपके सारे दांतों में लग रहा है तो आप ज्यादातर तेज से ब्रश कर रहे हैं, जोर से ब्रश कर रहे हैं, तो वो चीजें भी अवॉइड किया करें। एक नॉर्मल मीडियम ब्रश यूज करें एडल्ट बंदा है तो, और आराम से ब्रश करें, दांत की हर तरफ से जोर से ब्रश करने की उसमें जरूरत नहीं होती। उसमें क्या होगा, फिर इनाम जो आपका दांत है वो घिस जाएंगे, तो रफनेस आ जाएगी और सेंसिटिविटी उसमें आपको बढ़ जाएगी। और ये वाली बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है। ये एक मिथ के तौर पे भी होता है कि जी आप जोर जोर से ब्रश करते हैं। अक्सर लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि जितनी ज्यादा हम लोग ज्यादा फोर्स से ब्रश करेंगे उतने जो है वो हमारे दांत जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। तो ये वाली भी एक मिथ थी जो कि आपने अभी ऑलरेडी क्लियर कर दी। अच्छा, एक ये समझा जाता है कि जैसे इन्होंने अभी सवाल भी था ये आसिफ साहब का कि जी मुझे मसूड़ों से खून निकलता है। अब इसमें बाज लोग समझते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रही है दांत में किसी भी जगह तो वो ब्रश नहीं करते। तो इसके लिए क्या टिप है कि क्या अगर इस तरह से ब्लीडिंग हो रही है कहीं से तो क्या ब्रशिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ब्रशिंग तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मसूड़ों से खून आ रहा है तो आप चेकअप करवा लें। मसूड़ों के नीचे हम्म कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो उसका आपका मैनेज करके आप ब्रशिंग कर सकते हैं। बाजों का इस वजह से ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि काफी जो ब्लीडिंग आती है वो शुरुआती स्टेज में ब्रशिंग पे ही आती है। जब तक वो हम्म नॉर्मल उसको जोर नहीं लगता वो ब्लीडिंग आ जाती है। अगर नॉर्मली ऐसे नहीं बैठे, बाजों का फिर वो ज्यादा बढ़ जाती है, आप बैठेंगे थूकेंगे उसमें ब्लीडिंग आ जाए, तो ये सारी स्टेजेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो थोड़ा बहुत हम्म भी अगर खून आ रहा है तो आप विजिट करें। आपकी स्केलिंग या उसको पॉलिशिंग की नीड होती है। मोस्टली स्केलिंग होती है जिसमें आपका गम्स के नीचे पत्थर या कचरा जमा हुआ होता है, वो जो आपसे सही से साफ नहीं होता। तो ये चीजें, हम्म ब्रश कभी भी नहीं छोड़ना, ये चीजें आपने बिल्कुल क्लियर में कह दूं। ब्रश जो छोड़ते हैं, ये काफी हमारे यहाँ जो क्विक्स रहते हैं वो उनको एडवाइस कर देते हैं कि ब्रश छोड़ दो, ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब हम्म। जब ब्लीडिंग हो रही है पहले वो तो खत्म करें। तो वो चीज तो आप इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रश को कभी भी नहीं छोड़ना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक डॉक्टर सारंग ये भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो जगह जगह आप लोग बाहर हम बाहर निकलते हैं तो ये जो लोग पान खा रहे हैं वो हम लोगों को पाकिस्तान की रंगीन दीवारें जगह जगह पे जो है वो नजर आ रही होती हैं। नॉर्मली हर किसी ने वो चीज देखी हुई है कि ये पान खाना, स्मोकिंग करना, फिर ये गुटखा, ये सुपारी शुपारी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये हमारी ओरल हाइजीन को किस तरह से इफेक्ट कर रही है? और आपके पास क्लिनिक में इस तरह के कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो इन चीजों के यूजेज की वजह से बाद में जो है वो डेंटिस्ट के पास जो है वो मल्टीपल चेकअप्स के लिए आते रहते हैं? अब ये तो ऐसे है कि मतलब मैं तो अब करंटली हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे हम्म पास तो हर दूसरा बंदा इस चीज़ का आ रहा है।
तो ये तो मतलब सारा दिन हम तो देखते रहते हैं कि पान छालिया गुटखा भी एक कल परसों एक केस आया था, अपने बच्चे को दिखाने आया था कि डॉक्टर साहब इनका दांत खराब है, ये सफाई बहुत रखता है, ये क्या है, तो उनके फादर के मुंह में गुटखा पड़ा हुआ था। मैंने कहा जब आप ही अपनी इस मुंह का ख्याल नहीं रखते हो, आपका बच्चा क्या रखेगा। तो ये चीजें तो हमारे यहाँ कॉमन है, अब इसको तो अवॉइड करेंगे, लेकिन ओरल हेल्थ इश्यूज हैं जो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड है, वो तकरीबन हमारे हाथ में होती है कि हम अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख रहे हैं। पान छाल या गुटखा ऐसा ही है कि आप अपने घर को खराब कर रहे हैं, कोई ये कचरे वाली चीज आप मुंह में ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए तो आपको खुशबू आ रही है, मजा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फिर ज्यादा मसाइल करेंगे। आपको ओरल कैंसर की जो हमारे मुल्क में ज्यादातर केसेस बढ़ गए हैं, और खास करके हैदराबाद और कराची में ओरल कैंसर के केसेस जो बढ़ गए हैं वो इस वजह से बढ़ गए हैं। तो काफी लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज कितनी खतरनाक है, लेकिन उनको वो मजा आ रहा है, खाते जा रहे हैं। हमारी तरफ से तो कोशिश होती है उनको समझाएं, जब तक वो बाजों का वो बात नहीं बढ़ रही आगे, या मरने की कंडीशन पे नहीं आ रहे, ऑपरेशन की तरफ नहीं आ रहे, फिर भी तब जाके कुछ अवॉइड करते हैं। तो मैं तो कोशिश यही करूंगा कि इस चीज को अवॉइड करें, जो अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ जाएं। अब ये तो इंसान के अपने बिहेवियर पे होगा कि, और उनके जो काफी पेरेंट्स हैं बचपन से उनको आदत, अब बच्चा जब पैदा होता है साल 2 साल का, बचपन से अपने फादर और मदर को देखते आ रहा है कि वो पान और छालिया खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो वो बच्चे को आप नहीं समझा पाओगे, क्योंकि वो घर में वो सारी चीजें देख रही हैं। तो ये सारी चीजें जो स्टार्ट होंगी आपके घर से होंगी। बच्चे के सामने अवॉइड करें, अगर खुद कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन जो आगे आपकी जनरेशन आ रही है उसको थोड़ा कंट्रोल करवाएं। ये वाकई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जब बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनकी वो जो एज है उसमें होती ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, तो अगर बच्चों को आप लोग कहते रहे कि आपने नहीं खाना और खुद आप लोग मल्टीपल टाइम ले रहे हैं, तो उन्हें तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये चीज किसी भी सूरत में नुकसान दे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि एक बच्चा है 3 साल का और उसको कैविटी है इन मोलर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मोलर टीथ जो है उसमें उनको कैविटी है, और उन्होंने कहा है कि पेन जो है वो सेटल नहीं हो रही 3 वीक से, और उसके फेस पे स्वेलिंग है, और लोकल डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया है कि ये रिमूव होना चाहिए जनरल एनेस्थीसिया में। तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग एनेस्थीसिया नहीं चाहते। देखें, बच्चों में जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है उसमें एक ही सिंपल सा एक मसाइल, एक मेजर इशू आ जाता है उसमें, इनकी कोऑपरेशन का, कि बच्चों हम्म को वहां पे बिठा के कुछ काम करना, बारीक से काम होते हैं जो छोटे एक डिटेलिंग में काम होते हैं, माइनर से प्रोसीजर्स होते हैं, तो एक कोऑपरेशन का इशू बहुत होता है। अगर बच्चा क्लिनिक में कोऑपरेशन नहीं करता तो मजबूरी में हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। दूसरा ये ऑप्शन होता है कि जनरल एनेस्थीसिया पूरी बेहोशी ना करें, कॉन्शियस सेडेशन एक ऑप्शन होता है, जिसमें बच्चा तो थोड़ा बहुत जग रहा होता है, लेकिन वो कुछ एक्टिविटी या कोऑपरेशन उसका हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो वो थोड़ा एक क्या है सिडेट हो जाता है, एक थोड़ा नींद में होता है, हम्म उसमें हम काम कर सकते हैं अगर कहीं पे। लेकिन वो कॉन्शियस सेडेशन का इशू ये होता है कि वो फैसिलिटी हर जगह नहीं है, उसके लिए अलग से एक स्पेशलिस्ट टीम होती है, तो वो हर हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं होता। और जनरल एनेस्थीसिया फिर मजबूरी में हमें करना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन है, खास करके अगर हम यूके की बात करें, तो वहां पे भी जो जनरल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन यूज होता है वो बच्चों के दांत की निकालने में यूज होता है। तो हम्म मसला यही आ रहा है, अगर हम प्रिवेंशन करेंगे, अब सोइलिंग बढ़ गई है, सोइलिंग बढ़ गई, उनके पेरेंट्स की काफी यहाँ पे मैं गलती करूंगा कि चलो ठीक है, हम्म एक बंदा हो गया, उनको शायद नहीं पता होगा, बच्चे को पता होता, उनके पेरेंट्स को पता होता तो मैनेज कर लेते। लेकिन बच्चा काफी टाइम से, उनको शुरुआती स्टेज में जब दांत होता है ना, तो फिर बचने के काबिल हो जाते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में नहीं आएंगे, अगर इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो फिर जनरल एनेस्थीसिया की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, कि क्योंकि काफी पेरेंट्स यही समझते हैं कि बच्चों के दांत हैं गिर जाएंगे, इनको साफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये बता दूं, अगर बच्चों के दांत खराब हो गए तो आप ये भी समझ लें आपके बड़ों के जो पक्के दांत आएंगे वो कभी भी सही नहीं आएंगे। तो ये बात तो आप समझ लें, अगर बच्चे ने अपने, क्योंकि बच्चे की माइंड में यही आ जाता है कि मेरे दांतों की कोई इतनी वैल्यू है नहीं, क्योंकि निकल जाएगा तो फिर वो हमारे लिए भी मसला आता है कि बाद में इन फ्यूचर उसका कॉपरेशन नहीं मिलता, वो दांतों का ख्याल इस वजह से नहीं रखता कि चलो डॉक्टर साहब ने निकाल दिया, कोई इसका मसला है नहीं, कोई काम नहीं है, मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा। तो वहां पे प्रिवेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर जनरल एनेस्थीसिया की नीड है और इमरजेंसी है तो फिर आपको वो जाना पड़ेगा जनरल एनेस्थीसिया में।
थैंक यू सो मच, आपने काफी ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक ग्रुप मेंबर है शांजा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस थे उनके, उनमें से कुछ मैं चाहूंगी कि आप उसको यहाँ पे जितने पॉसिबल है उनमें उनका बता दें। अदरवाइज जो है ना, मैं वहाँ पे आपको पोस्ट पे टैग भी कर दूंगी, ताकि अगर ये पर्सनली आपसे सजेशन लेना चाहे, जी क्योंकि जी। हम लोग अपने टाइम की वजह से मे भी सब चीजें ना बता सकें। तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि हम लोग सिस्ट क्यों डेवलप होती है माउथ में, उसके बाद के अगर हो जाती है तो उसमें आरसीटी करवाना कितना जरूरी है। उसके बाद उसने ये पूछा हुआ है कि जी सिस्ट और आरसीटी में क्या डिफरेंस है। मुझे लगता है कि ये ना इस प्रोसीजर के थ्रू करवाना चाह रही थी प्रोसीजर, और पहले भी इसने इस तरह की ना पोस्ट की हुई थी, और शायद कोई आगे नहीं करवा सकी होंगी क्योंकि उन्हें क्लैरिफिकेशन नहीं हुई इस चीज की। तो बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि क्या आरसीटी के अलावा जो है इस चीज का कोई और इलाज नहीं होता। उसके बाद इन्होंने ये पूछा हुआ है कि आरसीटी कराने के बाद लोअर जॉ में बम्प फील होना ये क्यों हो रहा है, और ये हर्ट, बहुत ज्यादा हर्ट भी होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। तो इसके बारे में आप मुझे बताएं कि एज अ डेंटिस्ट आपका क्या सजेशन है। देखें, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सिस्ट क्या होती है। सिस्ट, आप एक मिसाल दे दूं कि जनरली हमारे जिस्म में या कोई भी बीमारी होती है या खास करके जरासीम की वजह से, तो जो डैमेज आता है हमारी बॉडी में, जो जख्म हो जाता है जो भी किसी काम का, तो एक हमारे बॉडी में एक पुलिस सिस्टम भी है नेचुरल, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिनको इम्यून सेल्स कहते हैं। तो हमारा ये सिस्टम कैसे शुरू होता है? सिस्टम ऐसे शुरू होता है कि जो कीड़ा लगता है दांत के ऊपर, जैसे सुपरफिशियल है, तो वो जैसे हम्म अंदर जाता जाएगा, एक नेचुरल हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा कि बाजों का अंदर सिस्टम में ना चला जाए, बॉडी के अंदर घर ना चला जाए। जैसे पुलिस और आर्मी का काम होता है कि बाहर से जो भी है लोग, उनको रोक दें ताकि घर में अंदर कोई घुस ना पाए। तो इम्यून सेल्स का भी इस किस्म का ही काम होता है। अब मसला ये होता है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे चलो आ गए कि दांत पे आ गया मसला, मैनेज नहीं हुआ, अंदर नस तक जाएगा वहां पे मसला मैनेज नहीं हुआ, फिर नस से निकल के दांत के बाहर हड्डी में जाएगा, वहां भी मसला, अगर आपने नहीं करवाया, इंतजार किया आपने, चलो देखते हैं देखते हैं, लेकिन इम्यून सेल्स तो वो डिफेंस मैकेनिज्म करते रहेंगे, जितना उनकी एबिलिटी रहेगी वो डिफेंस उस चीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो सिस्ट का यही होता है कि जब हड्डी में अगर वो इन्फेक्शन आपका आ गया और आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो उनको रोक नहीं पा रहे उसको स्प्रेड होने से, बॉडी में जाने से, तो वो क्या कहते हैं, उस इन्फेक्शन के सराउंडिंग एक हार्ड बैरियर बना देते हैं। एक हार्ड सी, चलो कहीं भी अगर कोई चीज है उनको चौधारी, उनको एक जेल बना दो, मजबूत सी जेल बना दो, जहां से वो कहीं निकल ना पाए। फिर हम्म मसला ये होता है कि अब जो जरासीम आते जा रहे हैं, आप इलाज नहीं करवाते जा रहे हैं, तो वो जरासीम उसमें जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, तो वो फिर स्वेलिंग बन जाती है, और एक हार्ड हम्म बोनी स्वेलिंग हो जाती है जो एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये इस मैं थोड़ा समझा सकता हूँ एक आम नॉन डेंटल बंदे को। तो वो सिस्ट हम्म का अभी क्या होता है कि सिस्ट के बारी दो तरीके से होते हैं। एक तो दांत के साथ अगर चिपकी हुई है सिस्ट, या दांत से अलग है, क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शन इतना, अगर चलो पूरा क्लियर हो गया, अब हड्डी में जाके फंस गई, अब वो फिर ऑप्शन होते हैं। अगर दांत के साथ चिपकी होती है, वो तो आपका डॉक्टर एक 3D एक्सरे करवाएगा, वो सारी चीजें असेस करेगा कि इसमें क्या होगा। तो ऑप्शंस यही हैं, आप रूट कैनाल करवाएं, चांसेस होते हैं इसमें सही हो जाने के। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि आगे आपकी सिस्ट दांत से थोड़ा बाहर डिस्टेंस पे चली गई है, तो फिर आपको वो सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो ये सिस्ट सही। के जो ट्रीटमेंट हैं और जो काजेज हैं, रीजंस हैं सिस्ट के, यही हैं। तो मैं क्योंकि आपने शुरुआत में आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, वो बढ़ता गया, और अगर आपने सिस्ट तक इंतजार किया फिर और बढ़ता जाएगा और मसाइल होते जाएंगे। तो कोशिश करें जितनी छोटी साइज की सिस्ट है, जो गुठली बनी हुई है, जो स्वेलिंग बनी हुई है, उसको टाइम से ट्रीट करवा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कमेंट में, ये हूर अब्बासी हैं, वो पूछ रही हैं कि बच्चों के मिल्क टीथ नॉर्मल होते हैं, बट जब परमानेंट आते हैं तो वो सीधे नहीं आते, साइज में एबनॉर्मल होते हैं, ऐसा क्यों है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, ये तो अब चीज कॉमन हो गई है। एक बच्चों के जो दांत, पक्के दांत खास करके टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो उनके काफी रीजंस, तो एक मैं बता दूं। एक तो जब
जो बच्चा एक पैदा होता है तो उनके जो बॉडी के फीचर्स होते हैं, हम कहते हैं कि ये बच्चा माँ पे गया है, बाप पे गया है या फलाना पे हम्म गया है, तो ये चीज, तो बच्चों में जो भी उनके जिस्मानी चीजें बनती हैं वो कुछ उनकी माँ की तरफ से आते हैं, कुछ उनके बाप की तरफ से आते हैं। तो हम्म यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर आपका जबड़ा आपके फादर की तरफ से आ गया, आपके दांत का जो शेप है आपकी मदर की तरफ से आ गया, और आपकी हम्म मदर के जो दांत बड़े हुए हैं और फादर का आपका जबड़ा छोटा है, या फिर दांत छोटे हैं जबड़ा बड़ा है, तो वो मिसमैच में आपका जो इरेगुलर पैटर्न बन जाता है। तो बच्चों के दांत पे एक रीजन ये है। दूसरा जो अभी रीजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि सॉफ्ट डाइट पे हम जा रहे हैं काफी, क्योंकि पिछले जमाने में या पिछले टाइम में हम देखेंगे पास्ट में कि ये इतनी सारे मसाइल नहीं होते थे। ये मसाइल इस वजह से मोस्ट कॉमन हो गए कि हम अपने जबड़े को, जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी जो मेस्टिकेशन होती है वो फोर्सेस लगते नहीं है। अगर आप हम्म एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी बढ़ जाती है, मसल्स आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप दांत को जबड़ों को यूज नहीं करेंगे, हम आजकल तो सॉफ्ट डाइट पे आ गए, हम बर्गर इस चीज की तरफ आ गए, रॉ जो चीजें हैं जो रॉ हैं तो थोड़ी हार्ड है उनके ऊपर फोर्सेस हम नहीं देते। तो वो फोर्सेस हम्म की मिसमैच में उनको जो नॉर्मल हड्डी है उसको शेप आना चाहिए था, वो उसमें नहीं आ रहा। तो फिर जो दांत बने हुए, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े आपके इस वजह से हो रहे हैं कि आपकी जो हड्डी है, जो जबड़ा है, उस जबड़े को शेप नहीं मिल रहा आपके सॉफ्ट डाइट की वजह से। तो ये जो हम्म दो हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, एक तो जो मिसमैच होता है वो तो एक फैमिली में आ जाता है कि जेनेटिकली आ जाता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें बिल्कुल थोड़ी ये डाइट हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी थोड़ी। जो पीछे जो हमारे बड़े खाते थे उस डाइट पे हम चल उसको इग्नोर कर दिया है और काफी सॉफ्ट डाइट पे आ गए, तो सॉफ्ट डाइट की वजह से वो जबड़े के फोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, वो शेप नहीं आ रहा, और दांत का जो स्पेस है, जो अलाइनमेंट बननी होती है नेचुरली, वो नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से बच्चों के टेढ़े आ रहे हैं और जो बड़े पक्के वाले दांत होते हैं। बाकी जो दूध वाले दांत होते हैं वो पहले ही छोटे होते हैं, तो वो नॉर्मली आपके सीधे ही नजर आ जाते हैं। हम्म। सही। ये वाला भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने बताया है कि जो जेनेटिक्स का रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओरल हेल्थ में। ये जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ये डॉक्टर सारंग ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि हमारी जेनेटिक्स जो है, लाइक मदर की तरफ से या फादर की तरफ से बच्चों में दांतों का कुछ टेढ़ा आपन होना, ये सब जो है वो जेनेटिक्स की तरफ वजह से हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अभी हम लोगों ने जैसे बात की, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। अब आप ये बताएं कि जैसे, हाँ, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लाइक उन्हें लगता है कि मेरे दांत बिल्कुल ठीक हैं, कभी भी उन्हें दर्द नहीं हुई, कभी भी उन्हें कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि अगर हम समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, कभी भी कोई इश्यू रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो तब भी क्या हमें डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए? जी, मैं रिकमेंड करूंगा साल में कम से कम एक बार तो आपको जाना चाहिए डेंटिस्ट के हम्म पास चेकअप के लिए। आपको नॉर्मल जो रेगुलर क्लीनिंग होती है, क्योंकि काफी बाजों का हम कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्रश नहीं पहुंच पाता, तो 6 या 8 महीने में उसकी क्लीनिंग आप नॉर्मल करवा लें, आप स्केलिंग उसको कहते हैं। लेकिन रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप जाएं, लेकिन साल में जैसे एक फॉर्मल चेकअप करवा लें कहीं से। अगर हम्म शुरुआती स्टेजेस में कीड़ा है, क्योंकि आपको नजर नहीं आता दांत के साइड से या जड़ों में, रूट में, अगर आपको कीड़ा लगना कहीं से शुरू हो गया और जब तक आपको तकलीफ नहीं हो रही आप जाएंगे नहीं। तो अगर आप हम्म डेंटिस्ट के पास इनिशियल स्टेजेस पे जाएंगे, अगर इनिशियल स्टेजेस पे, तो सिंपल आपकी वो मैनेजमेंट हो जाएगी और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो साल में कम से कम, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ओरल कैविटी मेरी साफ है, मैं ब्रश टाइम से कर रहा हूँ, हर चीज मुझे कोई मसला नहीं है, तो साल में लेकिन एक चेकअप जरूर करवा लें, एक फॉर्मल चेकअप भी जस्ट चेक करवा लें उसको। बिल्कुल, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ना, अगर मैं अपने लिहाज से भी बताऊं ना, होता है बाजुकात लोगों को डेंटिस्ट से चेकअप का बहुत ज्यादा एक फियर डेवलप हुआ होता है कि वो, एक तो ये कि सिरिंज से रिलेटेड कि वो किस तरह से अगर टीथ में जाएगी। लाइक मेरा खुद था, मतलब बहुत ज्यादा मुझे टूथ चेकअप का एक फोबिया डेवलप था, बट मैंने कोई अपने अंदर खुद ही से हिम्मत ला के कि अच्छा, मैं लोगों के फोबियाज ट्रीट करती हूँ, तो मुझे इसको जानना है, मुझे बात करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूंगी कि वो डेंटिस्ट बहुत ही कोई अच्छे थे कि उन्होंने मेरी काउंसलिंग की है अच्छी खासी। मैंने उनको अपनी सारी बात
बताई, मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आप सिरिंज मेरे मुंह के अंदर लेकर जाएंगे। और कैविटी थी, और तकरीबन 1 वीक से मैंने बहुत ज्यादा, मतलब आप कह रहे हैं, रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस के साथ गुजारी, कि पेन इतनी ज्यादा थी कि मेरे फेस पे भी स्वेलिंग आ रही है, मेरे रेफर्ड पेन स्टार्ट हो गई, लाइक ईयर में, सर में, हर जगह पे मेरे पेन थी। तो मैं जब वो हिम्मत करके गई हूँ, तो वो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काउंसल करके, तो उसके बाद मैं खुद भी इस चीज से एग्री करती हूँ कि लाजमी अचानक से दर्द निकला, इससे पहले होता है कि हम लोग बिफोर टाइम जाके लाजमी अपना चेकअप करवा लें। अच्छा, डॉक्टर सुरेश, आपने एक ये बात की कि जैसे कि सफाई का ख्याल और ये क्लीनिंग या कहीं ब्रश नहीं जा सकता, आजकल लोग इस तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी इस चीज की एडवर्टाइजमेंट देखी कि लेजर से जो है वो टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर्स, और टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा एडवांसमेंट आई है डेंटल ट्रीटमेंट्स में। तो इसके बारे में आप अपने थोड़े से व्यूज बताएं, या ये कितने बेनिफिशियल हैं, या लोगों को इसको कितना कंसीडर करना चाहिए। देखें, वाइटनिंग जो आजकल लेजर से चल रहा है, नो डाउट टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो आई है वो टेक्नोलॉजी इस वजह से आई है, एक तो काम जल्दी हो जाए, एक काम हम्म। आसानी से हो जाए, एक काम क्या कहते हैं ना, वो आपका जो इंजेक्शन का फोबिया है तो वो पेनलेस हो जाए। तो ये हम्म। चीजें टेक्नोलॉजी इस वजह से आई हैं, और जितना अच्छा रिजल्ट थोड़े टाइम में मिल जाए तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट यहाँ आई है। अब दूसरी बात आ हम्म। रही है कि वाइटनिंग की लेजर के साथ, तो मैं ये कहूंगा कि कॉस्मेटिक का इशू होता है वो बंदे के अपने ऊपर होता है, वो उसकी अपनी एक चॉइस होती है कि अगर वो अपने दांतों से, क्योंकि बाजों का हमने कभी, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं काफी, एक लेके हम्म। के उनको जनरली नीड नहीं होती वाइटनिंग की, लेकिन एक वो सोशल मीडिया से हाइप देख के चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वाइटनिंग करवाते हैं, वाइट ये करवा दें, ये कर दें, चलें ठीक है, हम उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं उनको, क्योंकि वो उनकी अपनी बॉडी है, वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन हम उनको वो साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत बता लें, जनरली इतने साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, लेकिन हम्म। वो पेशेंट के ऊपर होता है, क्योंकि बाजों का जिनको रियली में नीड होती है, हम समझते हैं कि इनको ब्लीचिंग या वाइटनिंग की नीड है, लेकिन वो पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने दांतों से। तो वो जो लुक होता है वो कॉस्मेटिक हम्म। का आता है, वो कॉस्मेटिक हमारे ऊपर अपने आप है, अगर हम सेटिस्फाइड हैं अपने आप से तो ठीक है, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप करवा लें। तो जो लेजर है, लेजर हम्म। वाइटनिंग का है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन ये मैं आपको समझा लूं कि लेजर वाइटनिंग की जो आपकी वाइटनिंग मैक्सिमम आप चाह रहे हैं कि वो हो, जो आप एक्ट्रेसेस या एक्टर्स को देखते हैं, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो एक हम्म। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वो काफी कॉस्टली भी होते हैं, उनको मेंटेन करना भी आपको फिर उतनी ज्यादा, अगर आप नेचुरल दांत अपने अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि चलो मैं जो एक्टर को देख लिया, किसी एक्ट्रेस को देख लिया, मैं भी ऐसे चाह रहा हूँ कि वाइटनेस हो जाए, दांत सीधे हो जाएं, बिल्कुल मेरी स्माइल अच्छे से हो जाए, तो ये भी समझ लें उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आपकी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप में फेल्यूर जाएगा, फिर पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो मेरे ऊपर सक्सेस चला ही नहीं, मैंने तो फलाना का देखा, वो तो काफी अच्छा चल रहा है। तो ये चीज भी आप उनको थोड़ी समझनी पड़ेगी। और वाइटनिंग का अगर वो इंटरेस्टेड है, एक नेचुरल कलर में उनको ये बता दूं कि जो उनकी आंख का जो सफेद का हिस्सा है उस तक वाइटनिंग वो करवा करवा लें, कोई इशू नहीं, आप उनकी थोड़ी एस्थेटिक इंप्रूव हो जाएंगी अगर वो हम्म। बंदा खुद चाह रहा है। ठीक तो है। वो चीज अब उस पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वाइटनिंग करवाना चाह रहा है। बाकी जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, लेजर्स के काफी यूजेस आए हैं, कभी जो पिछले टाइम हम सर्जरी करते थे थोड़ी बहुत, वो ब्लेड लगाते थे, काटते थे, खून बढ़ता था, ये मसला, तो लेजर से ये कम हो गए, हम पेनलेस ब्लीडिंग के बगैर हम सर्जरी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेजर से काफी प्रोसीजर है जो पॉसिबल अभी हो गए, जो पहले पॉसिबल नहीं थे, तो ये एडवांसमेंट आई है हमारे यहाँ लेजर्स में। जो काफी प्रोसीजर 3 से 4 विजिट्स लगती थी वो काफी अब जल्दी हो गए, जिसमें रिजल्ट एक प्रोसीजर था 4 या 5 साल चलता था, वो अभी 10 साल चल रहा है। तो ये चीजें कुछ एडवांसमेंट आई है एक पेशेंट की जो ट्रीटमेंट आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट के लिए, एक क्लिनिशियन के लिए कि वो काम जल्दी हो रहा है, कम खर्चे में हो रहा है, पेशेंट को भी ज्यादा तकलीफ नहीं आ रही, तो वहां पे ये एडवांसमेंट आई है। लेजर सिर्फ ब्लीचिंग में नहीं आई है ये चीज, या टीथ वाइटनिंग में सिर्फ नहीं है, तो काफी चीजें आ गई हैं तो ये काम आसान करने के लिए। अच्छा डॉक्टर सुरेश, एक तो ये आपने बता दी ना कि लेजर का रोल ना,
तो ये जो बेकिंग सोडा और लेमन से यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं और उस पे मिलियंस में व्यूज हैं कि जी टीथ वाइटनिंग के लिए ये तरीका, और लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। अगर हम लोग देखें कि डेंटिस्ट को विजिट नहीं करना, अगर डेंटिस्ट कोई चीज बता रहा है कि आपकी ये ओरल हाइजीन की टिप है तो उस पे नहीं जा रहे। बट जो कोई टोटका बताया हुआ है कि जी आपने बेकिंग सोडा लगाना है और लेमन लगाना है, तो इसके बारे में, और ये आपने देखा होगा हमारे ये टेलीपोली क्लिनिक में भी अक्सर लोगों ने पूछा होता है कि क्या बेकिंग सोडा से टीथ वाइटनिंग होती है और लेमन जूस लगाने से कितनी होती है। तो इस मिथ के बारे में आप थोड़ा सा इसका फैक्ट बताएं कि एक्चुअली में ये क्या है। देखें, मिथ और फैक्ट ये दोनों इसमें थोड़ी मिल रही हैं। मिथ और फैक्ट तो थोड़ा ये है कि आपकी जो बेकिंग सोडा है, लेमन का तो हम्म। नहीं करा, लेकिन बेकिंग सोडा थोड़ी बहुत वाइटनिंग करती है। लेकिन ये थोड़ा समझ लें कि वाइटनिंग की तो एक पॉइंट है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट्स उसमें फिर ज्यादा आ जाते हैं। हम्म। बेकिंग सोडा में आपकी जो एक तो दांत में सेंसिटिविटी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक क्लिनिशियन बेहतर जानता है कि कहाँ पे वाइटनिंग कितनी करनी है, कितनी कंट्रोल करनी है मटेरियल। आप घर बैठे बेकिंग सोडा से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि कितनी ज्यादा सीवियर कंसंट्रेशन में जाएगा, कितना कम जाएगा, कितना डाइल्यूट करना है, कौन सी चीज करनी है, तो हम्म। वो आपको पता नहीं होगा। फिर उसमें जो मसाइल आ जाएंगे फिर दरपेश आएंगे। फिर वो आप मैनेज कर पाएंगे। आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, अगर मसूड़ों के अंदर चला गया बेकिंग सोडा, फिर वहां पे आपको मसाइल करेगा। तो एक सिंपल हम्म। व्हाइटनिंग के चक्कर में आप जो दूसरे दांतों के मसाइल अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो वो भी खर्चा आपका सेम ही आ रहा है। क्योंकि मोस्टली इस तरफ लोग इस वजह से जाते हैं क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली हो जाता है। वो एक तो चीज में थोड़ा क्लियर हम्म। कर दूं कि हमारे मुल्क में कॉस्टली डेंटल ट्रीटमेंट, एक तो रीजन नंबर वन ये है कि हमारे यहाँ जो जो भी डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती। क्योंकि एक तो हमारा ड्रॉबैक है यहाँ पे कि फैक्ट्रीज वगैरह ये चीज हम्म। नहीं है, तो पूरा मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो जो डॉलर रेट है, जो भी एक्सचेंज करेंसी रेट्स होते हैं, तो फिर उनकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी थोड़ा महंगा हो जाता है। तो हम्म। अगर आप ट्रीटमेंट महंगा, पता है डॉक्टर साहब के इस वजह से ही होता है कि हम शुरुआती स्टेज में नहीं आते। अगर आपकी, जैसे अब मैं मिसाल दूंगा कि मसूड़ों से खून आ रहा है, अगर सिंपल सी आपकी स्केलिंग हो गई तो आपका ये मसला रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने टोटके इस्तेमाल करके टेम्पररी तो रुक जाए, लेकिन वो बाजों का मसला बढ़ता जाएगा, हड्डी गलती जाएगी, गम्स निकल, फिर आपका दांत निकलेगा, वो खर्चा अलग आएगा। दांत नकली लगवाएंगे, वो खर्चा अलग आएगा। तो खर्चा तो आपका बढ़ जाएगा अगर आपने इनिशियल स्टेज में वो मैनेज कर लिया है तो लेमन का हम्म। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। बेकिंग सोडा का भी रिकमेंड इस वजह से नहीं करूंगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप किसी हम्म। क्लिनिशियन से मिलके उनसे थोड़ा मालूम कर लें कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। वो हर पेशेंट में डिफरेंट होता है। तो बेकिंग सोडा का हम्म। थोड़ा फायदा है, लेकिन नुकसान उसके ज्यादा है। तो मैं दोनों चीजों को अवॉइड करूंगा कि ये चीज ना जाए। और मैं ये बात थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर आप कहीं भी ये यूट्यूब पे वीडियो, ये जो हाइप क्रिएट होती है, तो कोशिश करें जो काउंसिल्स होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं इंटरनेट पे, तो आप उनकी तरफ जाएं, या किसी भी अच्छे क्लिनिशियन से, डेंटिस्ट से आप रब्ता करके उनसे मालूम हम्म। कर ले कि ये करूं या ना करूं, तो वो आपको बेहतर गाइड कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि जी डेंटल चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है, पर जैसे आपने ये वाली चीज हाईलाइट की कि अगर इनिशियल स्टेजेस पे उसको करवाते रहते हैं डील, तो डेफिनेटली उसका प्रोसीजर जो ज्यादा कॉस्टली होता जाएगा आगे जाके, क्योंकि जाहिर बात है जैसे जैसे उसकी सिवियरिटी इंक्रीज होती जाएगी तो प्रोसीजर्स भी चेंज करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है वो कॉस्ट उसकी बढ़ती जाती है। तो बेहतर होता है कि हम लोग ऑन टाइम जो है वो डेंटिस्ट को विजिट करें। अच्छा, एक और मैं लास्ट क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी है जी कम है हमारे पास अभी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि समटाइम्स पीपल से इफ समवन हैज स्टमक इशू देन ही कैन हैव माउथ स्मेल, दिस इज ट्रू? जी, ये फैक्ट है कि अगर आप जीआईटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपके मुंह में स्मेल रहेगी, आपके हम्म। दांत घिसना शुरू हो जाएंगे, वहां पे तेजाबियत की वजह से आपको ठंडा गर्म लग सकता है। तो ये चीजें हैं। तो काफी हमारे पास इस चीज की कंप्लेंट के साथ आते हैं लोग, तेजाबियत है, मुंह में स्मेल हो रही है, तो हम उनको अगर एग्जामिन करते हैं, क्योंकि एक तो हम्म। मुंह में स्मेल के काजेज दूसरे भी होते हैं। एक तो हमारे फील्ड की अगर हम बात करेंगे, तो मोस्ट कॉमन काज है, अगर दांत का कहीं भी एक भी दांत आपका खराब पड़ा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, वो भी हम्म। आपको स्मेल करेगा। तो हमारे यहाँ तो कम से कम ये थे 7 से 8 या 10 दांत भी खराब हो जाते हैं एक दांत के लिए। तो मैंने रिसेंटली के साल में 1 या 2 पेशेंट देखता हूँ कि थोड़ा बहुत एक दांत थोड़ा बहुत खराब हो। दूसरा, हम्म। मसूड़ों मसूड़ों के प्रॉब्लम में
खून आ रहा है, वहां पे कचरा जमा है, वो भी आपको स्मेल करेगा। जो मोस्ट कॉमन रीजन ये होते हैं। तो तीसरा आपका अगर एब्डोमेन, आपका जीआईटी, आपका पेट खराब है, आपके वहां पे कोई मसाइल है, तो हम फिर उनको फिजिशियन या गैस्ट्रो वालों के पास रेफर कर देते हैं कि आप उनको मैनेज करें। वो जो, क्योंकि मैंने ये जैसे कहा कि दरवाजा है हमारा मुंह, काफी मसाइल, काफी बीमारियां हमारे मुंह में पता चल जाती है। अगर डायबिटीज की हम बात करें, शुरुआती स्टेजेस की डायबिटीज आपको मुंह में पता चल जाएगी। हम देखते हैं काफी पेशेंट को पता नहीं होता कि उनके मुंह में उनकी बॉडी में डायबिटीज है, हमको रेफर टेस्ट करवाते हैं, डायबिटीज निकल आ जाती है, रेफर करते हैं। जो मैं रिकमेंड करूंगा, आपके जो मैदे का प्रॉब्लम है, जेरे का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, ये काफी मसाइल, दिल का प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आपको शुरुआती स्टेज में, काफी कंडीशंस आपको मुंह में इनिशियल स्टेजेस में नजर आ जाती हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि साल में एक बार कम से कम विजिट करें, ताकि वो शुरुआती स्टेज में आपको क्लियर हो जाए कि चीज एक हो रही है, उसको इनिशियल स्टेजेस पे कंट्रोल किया जाए, ताकि जो एमबीबीएस साइड या फिजिशियन साइड हैं, गैस्ट्रो वाले साइड जो डॉक्टर्स हैं, जो अदर क्लिनिशियंस हैं, तो वो भी उनको, उनके ऊपर बर्डन ना आए कि सीवियर कंडीशन का। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सुरेश, अब मैं ये चाहूंगी कि आप इस टॉपिक के हवाले से एक अपनी तरफ से क्या एक कंसाइज सा और ब्रीफ सा एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि इस टॉपिक पे अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है, और इन इन टॉपिक्स पे आगे फ्यूचर में कितना ज्यादा काम होना जरूरी है। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि मजीद भी इन पे करें, बट आपके मुताबिक ये ओरल हाइजीन का ख्याल और ये वाले टॉपिक के डिस्कशन और जितने लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? दी फाइनल सजेशन तो यही होगा, जैसे ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर ओरल हेल्थ की, अगर आप ओरल की सफाई की बात करेंगे, आप जिस्मानी तौर पे जैसे खुद को साफ खुद रखते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं रख सकता, तो सेम मुंह की जो सफाई है वो भी आपको खुद को रखनी पड़ेगी। आप जो चीज खाएंगे, खराब चीज मुंह में डालेंगे, आपका जिस्म खराब होगा। अच्छी चीज मुंह में डालेंगे, आपकी जिस्म सेहतमंद रहेगा। तो वो सारा इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर कि वो चीज क्या अपने मुंह में अंदर लेके जा रहे हैं, वो क्या अंदर। जो खराब इंसान को आप घर में लेके आएंगे, तो वो घर आपका खराब रहेगा। अच्छे इंसान रहेगा तो घर भी आपका अच्छा रहेगा। दूसरा, जो सिंपल सी ये मैं आपको फाइनल एक टिप दूं, कि ब्रशिंग के मामले में सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, दांत के ऊपर कोई भी चीज चिपकने नहीं देनी। ये सिंपल सी चीज करनी है। और साल में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करें फॉर्मल चेकअप के लिए। वहां पे आपके अगर क्लीनिंग की नीड होगी या एक्सरेज होंगे, प्रॉपर चेक करके आपको शुरुआती स्टेज में बता देगा। तो काफी जो बाद के मसाइल होते हैं। दूसरी बात, जो टूथपेस्ट की बात अगर करूंगा, तो जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है वो नॉर्मल यूज ना करें, कि एक ठंडा गर्म के लिए जो एडवर्टाइजमेंट बताए जा रहे हैं कि ये ठंडे गर्म के लिए अच्छा है, मसूड़ों के लिए, खून के लिए अच्छा है, वो बाजों का टेम्पररी आपको सॉल्यूशन देगा, कुछ कम कर देगा, लेकिन वो चीज अंदर बढ़ती जाएगी। खास करके जो सेंसिटिव की टूथपेस्ट होते हैं, काफी लोग दांत के ऊपर लगा लेते हैं कि दर्द खत्म हो जाए। आपका दर्द खत्म हो जाएगा, वो दांत को सुन्न भी कर देगा, दर्द नहीं रहेगा, लेकिन वो कीड़ा बढ़ता जाएगा। फिर मसाइल आपके ये सिस्ट की तरफ चले जाएंगे, आपकी स्वेलिंग की तरफ चले जाएंगे। तो वो सारी चीजें उनको छुपा देती हैं। तो ये चीज ना करें। थोड़ा बहुत मसला है, सिंपल सा चेकअप करवा लें, बाद के ज्यादा खर्चे से आप बच जाएंगे। तो ये चीज है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेश, आपके टाइम का, और आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों के साथ इस टॉपिक की अवेयरनेस शेयर की है। तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी किसी न्यू टॉपिक के साथ चाहूँगी कि आपसे हम लोग दोबारा टाइम लें और ओरल हेल्थ के बारे में बात करें। और टेलीपोली क्लिनिक पे आप एज अ पैनलिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं। तो जिन लोगों के अभी कोई क्वेश्चंस हम लोगों से मिस हो गए हैं, तो वहाँ पे मैं डॉक्टर सारंग को टैग कर दूंगी और वो आप लोगों को इंशाल्लाह उस क्वेरी का जवाब दे देंगे। अच्छा, तो इसके साथ साथ मैं इस प्रोग्राम को एंड करते हुए थैंक्स बोलना चाहूंगी जो हमारे साथ मौजूद थे पीछे बैकअप पे, सीईओ डॉक्टर मुजीब, और उन्होंने भी फुली सपोर्ट किया हम लोगों को, और अवेयरनेस सेशन को अरेंज करवाने में हमेशा से ही वो चाहते हैं कि इस पे हम लोग काम करते रहें। तो इंशाल्लाह हम लोग जरूर जो है वो किसी न्यू टॉपिक और न्यू पैनलिस्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।